गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको थंबनेल में मालूम है, देखा होगा कि आज हम लेक्चर नंबर 3 टॉपिक सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था और अंत में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो क्लोज हो चुकी थी, जिसके कारण मोल प्रभाज और फॉर्मूला को डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो कि साधारणता ज्ञात करने का पद हुआ करता था। आइए वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं कि मोल अंश, मोल प्रभाज या मूलवन किसे कहते हैं। शुरू करते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो आइए जानते हैं मोल प्रभाज के बारे में। तो बोला था हमने क्या कि जो मोल प्रभाज हमारा हुआ है वो होता क्या है। तो माना हमने कि एक कोई पात्र लिया और इस पात्र में एक विलयन तैयार किया। इस पात्र में एक विलयन तैयार किया और वह विलयन हमारे 3 पदार्थों के मिश्रण बनता है, जिनमें एक पदार्थ ए, एक पदार्थ बी और एक पदार्थ सी है, जिनके मिश्रण से या जिनके समांगी मिश्रण से विलयन तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस विलयन में जो हमारा मिश्रण बना हुआ है, इस मिश्रण में, इस विलयन में ए पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होगा, या बी पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होगा, या सी पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होगा। आइए यही चीज जानकारी करते हैं कि आखिर इन पदार्थों के मोल प्रभाज को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें कि अगर मान लो किसी विलयन में हमें किसी भी अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहले हम उस अवयव का मोल प्रभाज लिखते हैं। सपोज करो हमें ए पदार्थ का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं एक्स ए। सफिक्स पे जो ए लगाया है इसका मतलब है ए पदार्थ का, और एक्स दिखा रहे हैं मोल प्रभाज से, यानी मुझे ए पदार्थ का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जो कैसे निकालते हैं, जिस पदार्थ का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उस पदार्थ के मोल लिखते हैं ऊपर हम, अपॉन विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन सभी के कुल मोल लिखते हैं। तो पदार्थ है ए हमारा, बी हमारा, सी हमारा, तो यहाँ हम तीनों के मोल लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इन तीनों पदार्थों के मोलों का योग जो होता है वो कहलाता है विलयन के पदार्थों के मोल का योग। तो वही बोला हमने क्या कि जिस पदार्थ का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उस पदार्थ के मोल तथा विलयन के कुल मोल का अनुपात जो होता है वो कहलाता है उस पदार्थ का मोल प्रभाज। इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं। अगर मुझे निकालना हो दूसरे पदार्थ यानी बी का मोल प्रभाज, तो लिखते हैं हम एक्स बी इज इक्वल टू, जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है वही चीज उस पदार्थ के मोल यानी बी के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। विलयन में हमारा एन ए है, प्लस का एन बी है, प्लस का एन सी है। तो इन कुल मोल हो गए हमारे। इसी प्रकार इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर हम सेकंड। अब बात करते हैं हम थर्ड मोल प्रभाज की बात करेंगे, वो किसका, सी का निकालते हैं मोल प्रभाज। अब सी का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोला हमने क्या, जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है उस पदार्थ के मोल, तो यहाँ हो जाएगा एन सी अपॉन एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे। इसी प्रकार मैंने तीनों पदार्थों के मोलन से ज्ञात कर लिए। अब इसका ही करना क्या होता है, तो अब इन तीनों इक्वेशनों को हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने पर क्या होगा, एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी इज इक्वल टू, एक्स ए की वैल्यू ये है, एक्स बी की ये है, एक्स सी की ये है। तो एक्स ए की वैल्यू जो हमारी है वो लिखेंगे हम एन ए अपॉन एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी। इसी प्रकार दूसरा हमारा एक्स बी है, इसकी वैल्यू जो हमारी दे रहा है एन बी अपॉन एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी। इसी प्रकार एक्स सी जो हमारा है उसकी लिखेंगे एन सी अपॉन एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी। लिख दिया तीनों इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम, तो एक्स ए प्लस का एक्स बी प्लस का एक्स सी इज इक्वल टू, तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी लिया एलसीएम, डिवाइड करेंगे, बचेगा हमारा एन ए
इसी प्रकार यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा NV, यहाँ बचेगा हमारा NC, दोनों एक समान है हमारे, इसी कट जाएगा हमारा, तो XA प्लस का XB प्लस का XC इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें मोल प्रभाज की तो हम जानना होगा और ये याद रखना होगा, जितने भी पदार्थ हों, जिन पदार्थों से मिलकर बनेगा हमारा विलयन, उन सभी पदार्थों के मोल प्रभाज या मोल अंश का योग कितना होता, 1 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यदि हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस में अपन को एक पदार्थ, या हमने बोला क्या था कि विलयन कम से कम 2 पदार्थों से बनता है या 2 से अधिक, तो कम से कम पदार्थ 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिए अगर हमें किसी पदार्थ A का, कोई पदार्थ हमारा A है, A का मोल सपोज करो मैं 0.53 दे दिया उसने, और मैं XB का पूछा, मैंने दूसरे पदार्थ का पूछा, तो याद रखेंगे यदि आपको एक पदार्थ का मोल प्रभाज मालूम चल जाए, दूसरा का निकालना हो, तो ये माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी पदार्थों होते हैं उन सभी का मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यदि मालूम चल गया हमें कि एक का इतना है और XB का निकालना हो मोल प्रभाज, तो आराम से हम इसको क्या करेंगे, एक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, बचेगा जो हमारा वो बचेगा कितना, 0.47। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, XB का मोल प्रभाज। क्यों करा, कैसे हमने इस प्रकार करा कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, चाहे पदार्थ 2 हो चाहे 2 से ज्यादा हो, उन सभी पदार्थों के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। तो माना हमने XA का प्रभाज हमारा ये था, तो हमने XA की जगह पे कर दिया 0.53, निकालना हमें XB है इक्वल टू 1। हम जानते हैं मोल प्रभाज जितने पदार्थों से बना होगा उन सब का योग कितना आएगा, 1। डिवाइड कर देंगे इसको तो निकल आएगा हमारा XB बराबर 0.47। इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करेगा कंपटीशन लेवल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादा मेहनत न करना पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम होगा अगर 3 पदार्थ हैं, 2 का हमें पता होगा तो तीसरे का हम 1 में से घटा के निकाल लेंगे। इससे बड़े आसानी से रहेगा कि हम किसी पदार्थ का मोल अंश याद कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे आप, जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, जितने पदार्थ से मिलकर बनेगा हमारा मिश्रण विलयन, वो हमेशा उसका मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा कि मोल प्रभाज होता क्या है। अगर हम पदार्थ 3 लिए, हम 4 लेते, 5 लेते, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आती, 5th आती, सॉल्यूशन करते, लेकिन मोल प्रभाज हमेशा कितना आता, 1 आता। तो याद ये रखना है पॉइंट वाली बात कि हमेशा मोल प्रभाज का योग कितना होगा, 1 होगा। आइए समझते हैं जो हमारा लास्ट बचा है टॉपिक, इसको हम बोलते हैं फॉर्मलता। अब ये फॉर्मलता क्या होती है, डिस्कस करते हैं फॉर्मलता के बारे में। अब बात आ रही है हमारी फॉर्मलता की। फॉर्मलता जो हमारा लास्ट है 8वां सामता ज्ञात करने का पद, इसका नाम है फॉर्मलता। इसका नाम ही जानते हैं, फॉर्मलता माने फॉर्मेलिटी करना। जैसा कि आप जानते हैं मोलरता नॉर्मलता थी, नॉर्मलिटी थी, मोलरता मोलरिटी थी, मोलरिटी थी, मोललता। इसी प्रकार फॉर्मलता होती फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी का मतलब भी होता है सिर्फ दिखावा, और दिखावा ही करती है एक तरीके की हमारी ये फॉर्मलता। किसका दिखावा करती है, ये करती है मोलरता का। एक तरीके की फॉर्मलता जो होती है वो हमारी मोलरता ही होती है। अब मोलरता तो होती है फॉर्मलता हमारी, अब एक क्यों यूज़ करते हैं इसका और कहाँ यूज़ करते हैं ये समझते हैं। जो फॉर्मलता होती है हमारी, वो हमारी प्रकार की मोलरता होती है। आप जानते हैं मोलरता माने M था N/V लीटर में था, माने किसी भी 1 विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणु की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसी प्रकार सेम लैंग्वेज होती फॉर्मलता की, बस एक स्थान पर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था W जो N था वो W/mW होता था वॉल्यूम लीटर में। इसी प्रकार जो W हमारा था ये था विलय का भार, विलय का भार, अपॉन में था विलय का अणु भार, और इनटू में था विलियन का आयतन लीटर में। ये पोजीशन थी हमारी किसकी, मोलरता की। सेम लैंग्वेज इसकी भी, हम बोल भी रहे हैं फॉर्मलता का मतलब
एक प्रकार की मोलरता ही होती है। बस करना क्या होता है, यूज कहाँ करते हैं, तो यूज हम फॉर्मूला का वहां करते हैं जहां पर हमें किसी भी आयनिक ठोस का हमें आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात ना हो, तो उसका सही मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, आयनिक ठोस पदार्थ का कभी भी जब आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार ज्ञात ना हो तो सही मान ज्ञात करने के लिए वहां यूज करते हैं फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला में करना क्या होता है, यही रहता है हमारा विलय का भार, विलय का भार अपॉन, बस जो यहाँ विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार ना होके यहाँ यूज करते हैं सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान, जो सूत्र है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, इनटू वही रहता है हमारा विलयन का आयतन लीटर में। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ में देख पा रहे हैं आप कि जो फॉर्मूला है वो पूरी की पूरी मोलरता ही होती है, इसलिए बोलते हैं इसका नाम फॉर्मलिटी है, क्योंकि लिखेंगे यही कि फॉर्मूला एक प्रकार की मोलरता ही होती है, परंतु इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर जब किसी आयनिक ठोस का सही आणविक द्रव्यमान ज्ञात ना हो तो वहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अपन उस आणविक द्रव्यमान के स्थान पर, मतलब विलय के अणुभार के स्थान पर उसके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है हमारी फॉर्मूला। तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला हमारी क्या होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन अब याद करेंगे दो चीजें और, इसमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध याद करेंगे, और दूसरी कंडीशन आएगी मोल प्रभाव और मोलरता में ये संबंध याद करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे संबंध के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे फुल चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्मलता मोलरता में संबंध किस प्रकार दिखाएंगे हम, और मोल प्रभाव एवं मोलरता में संबंध किस प्रकार से होगा। आइए समझते हैं सबसे पहले नॉर्मलता और मोलरता के बारे में कि इनमें संबंध क्या होता है। आइए जानते हैं, इनमें संबंध याद करते हैं। तो समझेंगे अपन, नॉर्मलता की बात करें, पहला हमारा जो है वो है नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। अब नॉर्मलता मोलरता में संबंध की बात करेंगे हम, तो कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं जो हमारी नॉर्मलता होती है इसको हम n से दर्शाते हैं। और नॉर्मलता क्या होती है, W मीन्स विलय का भार इंटू 1000 अपॉन EW इंटू वॉल्यूम ml में। अच्छे समझेंगे, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का, हम जानते भी हैं, बताया भी था हमने कि n इक्वल टू होता है जो हमारा वो होता है आपका क्या, W अपॉन EW अपॉन वॉल्यूम लीटर में। आप जानते हैं नॉर्मलता जो थी वो क्या थी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को उसकी नॉर्मलता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो आप जानते हो ये EW आया नीचे, तो हमारा EW लिखा है, इसको इक्विलिब्रियम वेट या तुल्यांकी भार बोलते हैं। अगर वॉल्यूम हमारा दिया हो ml में तो 1000 डिवाइड करते हैं, पहुंचेगा ऊपर तो 1000 अपॉन V ml में कर देंगे, क्योंकि समझा चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। इसी प्रकार हम बात करें मोलरता की, तो मोलरता होता है हमारा m, या दिखाना चाहे मोलरता होता है हमारा m, और मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है हमारा W अपॉन mW अपॉन वॉल्यूम लीटर में। इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी हमने, आपको बताया था कि जब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या मात्रा को या मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम W इंटू 1000 अपॉन EW इंटू वॉल्यूम ml में। लिखने के बाद करना क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना है हमें फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देते हैं। और जब फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे तो हम जानते हैं n अपॉन m इक्वल टू, ये लिखा हुआ है हमारा W इंटू 1000 अपॉन EW इंटू वॉल्यूम ml में, अपॉन m क्या होता है हमारा, ये है W इंटू 1000 अपॉन सॉरी ये मोलरता हमारी थी, तो MW था यहाँ पर, ये नीचे आया था तो MW था, तो यहाँ पर MW
इनटू वॉल्यूम ml में। तो आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन फर्स्ट रखी हमने, इक्वेशन सेकंड रखी, इससे ये डिवाइड होगा हमारा, ये भी कैंसिल हुआ, सॉरी। ये होने के बाद बचा हमारे पास क्या, नॉर्मलता अपॉन मोलरता इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका ऊपर, ये नीचे आएगा, तो mw अपॉन EW, माने अणुभार बटे तुल्यांकी भार निकल के आया, तो n अपॉन m, और इसको दिखाते हैं हम जो mw अपॉन EW जो होता है, इसको मानते हैं हम n क्या होती है बताते हैं भी, आप डिस्कस करते हैं n के बारे में। तो जहां पर हमारा ये होगा वहां हम n लिख देंगे। अब लिखना क्या है, तो नॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू m, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। तो ये हमारा संबंध होता है नॉर्मलता और मोलरता में। तो आपको समझ में आया गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर नॉर्मलता का संबंध मोलरता से आया है। बात यहाँ आती है कि जो n हमारा ये है, ये n क्या होता है, समझते हैं n के बारे में। तो आप देख पाएंगे यहाँ n के बारे में कि n होता क्या है। n माने ये लिख दिया हमने, यहाँ मान लो कोई भी हमारा पदार्थ ले लिया, यहाँ हमारा कोई भी यौगिक है, कोई भी हमारा यौगिक है। फॉर एग्जांपल n की बात करें, जैसे हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमारी क्षारकता, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल की होती है क्षारकता, जो हमारा क्षार होता है उसकी होती है अम्लता। यदि हमारा लवण है तो वहाँ दिखते हैं हम आयन को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारकता कितनी होती है, 2। आप जानते हैं क्षारकता निकालने का मतलब ये होता है, जैसे HO हमारा ये है, S यहाँ है, ये OH हमारा है, यहाँ पर हमने S लगा दी, O लगाया, 4 हमारे पास O थे, यहाँ भी हमने O लगा दिया। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है। अब यहाँ पर आयन दो कितने निकलते हैं, OH 2 ही तो हमारे पास है, तो यहाँ से हटेगा, एक माइनस यहाँ आता, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक माइनस यहाँ आता। तो आप देख पाते हो SO4 पर -2 आयन आते हैं और +2H प्लस आयन हमारे निकलते हैं। तो जो OH हमारे पास 2 थी, तो हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता हमारे पास होती है वो कितनी होती है, 2। तो जो N है वो हमारी क्षारकता होती है अम्ल के लिए, और अम्ल के लिए क्षारकता है, और क्षार के लिए अम्लता होती, और आयन होते हैं लवण के लिए। तो ये N, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा HCl है, तो उसके लिए N का मान हमारा 1 होगा। हमने कहा नाइट्रिक एसिड है, इसके लिए 1 हमारा होगा। हमने कहा CaOH का होल ट्वाइस है हमारे पास, तो यहाँ 2 हमारे पास होगी इसकी अम्लता। इसी प्रकार मान लो हमने NaOH ले लिया, तो यहाँ पे कहेंगे 1 होती है। इसी प्रकार हमने कहा NaCl ले लिया, तो कहेंगे यहाँ पे भी 1 आयन होगा। तो माने क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा अम्ल होगा तो उसकी हम क्षारकता देखेंगे, अगर हमारा क्षार होगा उसकी हम अम्लता देखेंगे, और यदि हमारा लवण होगा तो वहाँ देखेंगे आयनों को। तो ये हमारा N होता है। इस प्रकार से हम अणुभार में तुल्यांकी भार का डिवाइड कर देते हैं, और आसानी से जो हमारा N निकल के आता है वही हमारी अम्लता, क्षारकता या आयन होते हैं। इसी प्रकार से हम दर्शाते हैं कि नॉर्मलता का संबंध मोलरता से किस प्रकार होता है। तो हम, मुझे इतना यकीन है जितना मैंने बताया होगा ये सबको आप लोगों को आ गया होगा। इसको दोबारा से रिपीट करना, रिवाइज करना, और शायद इसको आ जाए तो देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए, तो हमारा सेकंड पार्ट आता है, वो हमारा मोल प्रवाह एवं मोलरता में संबंध स्थापित करेंगे अपन। लेकिन इससे पहले क्या है कि अगर इसको नहीं आया हो, एक बार रिपीट करना और वीडियो रिवाइज करना, और दोबारा उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। फिलहाल अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है स्क्रीनशॉट, ताकि हम इसको मिटाएं और आगे बढ़ें। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है संबंध, वो है हम मोल प्रवाह और मोलरता में संबंध याद करेंगे। तो यहाँ हमारा जो आ रहा है इसका सेकंड पार्ट, वो है मोल प्रवाह, जिसे हम मोल अंश या मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध बताएंगे हम किससे, मोललता से संबंध स्थापित करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। समझते हैं कि मोल प्रवाह एवं मोललता में संबंध क्या होता है। अभी मैंने समझाया था, डिस्कस किया था मोल प्रवाह को कि क्या होता है मोल प्रवाह, तो जानते हैं हमने समझाया था। मोल प्रवाह अगर सपोज करो हमारे पास XA है, A का निकालना है मोल प्रवाह हमें, एक पदार्थ हमारे पास A है, इसका अगर हमें निकालना है मोल प्रवाह, तो माना हमारा जो A पदार्थ लिख देंगे हम, जो हमारा A पदार्थ है विलय है, और जो हमारा V पदार्थ है उसे हम कह दिया विलायक। क्योंकि पदार्थ माना हमने 2 पदार्थ लिए,
हम दो पदार्थों बनाते हैं विलयन, तो एक पदार्थ हमारा ए विलय होगा, बी हमारा विलायक होगा। माना है मैंने ए विलय है, दूसरा हमारे पास विलायक है। तो सपोज पर हम ए विलय की निकालते हैं मोल प्रभाज, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा n अपॉन n प्लस कैपिटल N। इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल n दिखाया है मैंने, ये भी मोल है, कैपिटल N भी मोल है, बस दिखाया इसको स्मॉल और कैपिटल में इसलिए दिखाया, जो स्मॉल n है इसको मानेंगे विलय के मोल, जो कैपिटल N है इसको मानेंगे विलायक के मोल। लिख देता हूं मैं, n जो है विलय के मोल, कैपिटल N बताया मैंने विलायक के मोल। बात समझ में आई? तो स्मॉल n है विलय के मोल, हमने बोला यही था आपको, इससे पहले समझाया था कि जब जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है उस पदार्थ की मोल, तो किसका निकालना है? ए के मोल क्या है हमारे n, तो n स्मॉल n अपॉन कुल मोल कौन कौन है? ए भी है और बी भी है, तो ए के मोल हो गया स्मॉल n, बी का हो गया कैपिटल N, तो कुल मोल। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी है। अब बात करते हैं सेकंड। अब मुझे एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी में आएगा, एक्स बी कौन है? बी क्या है? विलायक। विलायक का मोल क्या है? कैपिटल N, तो विलायक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल क्या? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। बताया भी मैंने था कि जिस पदार्थ का निकालना होता है उस पदार्थ की मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। निकालना किसका है? बी का मोल कितना होता है? कैपिटल N, बटे अपॉन में करेंगे कुल मोल कितने हैं? ए और बी दोनों के मोल, तो n प्लस कैपिटल N। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करें। फर्स्ट हमारी ये है, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N अपॉन कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देख पा रहे हो आप, इससे ये डिवाइड हो गया, कट गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ये है, अब ये बचा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर, तो बचेगा हमारा क्या? एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल क्या बचा हमारे पास? n अपॉन कैपिटल N। क्या बचा हमारे पास? n अपॉन कैपिटल N, ये बचा हमारे पास। अब करना क्या है हमें? करना ये है कि जो n हमारे पास होता है, जो हमारे पास n होता है वो n करेंगे क्या? तो हम जानते हैं n जो हमारे पास होता है, यहाँ बताते हैं, स्मॉल n जो होता है ये होता है विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। कैपिटल N क्या लिखेंगे? कैपिटल N बराबर विलायक का भार अपॉन विलायक का अणु भार। जो हमने स्मॉल में लिया ये विलय के भार है, विलय का ही अणु भार है, और जो हमने कैपिटल में लिया ये विलायक का भार है, ये विलायक का अणु भार है। अब जहां पर स्मॉल n होगा वहां पर ये रखेंगे, जहां कैपिटल N होगा वहां पर ये रखेंगे। रखते हैं यहाँ पर हम, तो इक्वल टू देखेंगे आप, स्मॉल n लिखा कितना है? W अपॉन स्मॉल m W अपॉन कैपिटल N है कैपिटल W अपॉन कैपिटल MW। इतना लिखने के बाद करा क्या हमने? देखेंगे आप, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू, ये हमारा है, ये नीचे आएगा, ये पहुंचेगा ऊपर, तो स्मॉल w इंटू कैपिटल MW अपॉन ये नीचे आएगा, तो स्मॉल MW इंटू कैपिटल W। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये हमें क्या निकाला? मोल प्रभाज के इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये निकाला। अब जरा ध्यान दें, जो मोललता होती है हमारी स्मॉल m, जो मोललता होती है, कल समझ आया था मेरे इस लेक्चर में कि स्मॉल m जो हमारी मोललता होती है वो क्या थी? वो ये थी n अपॉन कैपिटल W किलोग्राम में, ये थी हमारी, या स्मॉल m बराबर W अपॉन MW इंटू 1000 इंटू कैपिटल W ग्राम में। यही था ना? जब किसी विलायक के ध्यान दें, जब किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। समझाया था मैंने। तो इसी प्रकार आप जानते हो, जब इसको क्लासिफाई करेंगे या इसको हम दिखाएंगे विन्यास के तौर पर कि यहाँ पर स्मॉल m रहेगा हमारा, और n होता है विलय के मोल, जो होता है W अपॉन MW। 1000 क्यों ग्राम में कन्वर्ट करा, 1000 रहा ऊपर, ये कैपिटल W क्या हमारा? विलायक का भार है। तो ये जानते हैं, ये होता है मोललता का फॉर्मूला, जो अपन इससे पहले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर, तो गौर से देखें, अब 1000 तो यहाँ पर है, यहाँ 1000 नहीं है, तो करना क्या है? तो हम इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लें, कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसी को ही, इस इक्वेशन में हम 1000 का या थर्ड मान लें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने मानी थी ऊपर,
अब थर्ड मान लें इसको, तो यहाँ क्या करेंगे हम कि हमें 1000 लाना है, तो 1000 लाए कहाँ से, तो 1000 का गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आएगा हमारा XA अपॉन XB इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 इंटू कैपिटल MW अपॉन स्मॉल MW इंटू कैपिटल W इंटू 1000। गौर से देखें, 1000 का गुणा ऊपर कर दिया और 1000 का गुणा नीचे कर दिया, या 1000 का गुणा 1000 का भाग कर दिया मैंने। जब कर दिया यहाँ पर, तो करने पर क्या होगा, तो आप गौर से देखेंगे, अंडरलाइन करता हूं मैं, गौर से देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये चीज दिख रही है आपको, वो क्या है हमारा, वो हमारा यही तो है, वो हमारा यही तो है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W ग्राम में, यही तो हमारा है। तो इसके स्थान पर क्या है, मूललता है, तो यहाँ पे करें क्या हम, तो हम जानते हैं। इसके बाद यहाँ देखें, तो यहाँ पर XA अपॉन XB इक्वल, अब जो यहाँ पर आया है वो क्या है, मूललता है, तो इसको कर देंगे हम स्मॉल m, बचा हमारे पास क्या, कैपिटल MW अपॉन 1000। अब निकालना है संबंध मूललता में, तो इसको लाते हैं यहाँ पर, तो हो जाता है हमारा क्या, वो XA इंटू 1000 अपॉन XB इंटू कैपिटल MW इज इक्वल टू स्मॉल m। तो ये हमारा निकल के आया है इसमें मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइज करें, स्लो मोशन में देखें और आराम से इसको समझें। उम्मीद होगी कि 100% आपको आएगा, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर हमने संबंध निकाला नार्मलता एवं मोललता में, नार्मलता एवं मोलरता में और मोल प्रभाज एवं मोललता में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की दोनों ही हमारे टॉपिक जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ अपना नॉर्मलता से सांद्रता ज्ञात करने के जितने पद थे समाप्त होते हैं और हमने संबंध भी ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं विलयन के टॉपिक की ओर कि हमारे विलयन क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं और किस किस मिश्रण से बनते हैं। आइए जानते हैं हम विलयन के बारे में। बात करते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन हमारे प्रकार की बात करें तो मुख्यतः विलयन जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। विलयन हमारा होता है, जो हमारा विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें ठोस विलयन, दूसरा होता है हमारा द्रव्य विलयन और थर्ड होता है हमारा गैसीय विलयन। तो जानते हैं कि विलयन हमारा होता है वो 3 प्रकार से होता है, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैस विलयन। मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो ठोस विलयन का मतलब है जो विलायक है हमारा, जो विलायक है हमारा वो ठोस अवस्था में होना चाहिए। जो विलायक है हमारा इसके लिए, द्रव के लिए जो विलायक है हमारा वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। गैस विलयन के लिए जो विलायक है हमारा, जो विलायक है हमारा वो गैस अवस्था में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ विलयन की बात करें, ठोस विलयन की बात करें तो ऐसे विलयन जहाँ विलायक तो ठोस अवस्था में होगा ही, चाहे विलय आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। विलय, ये है हमारा विलय। मतलब क्या, विलय हो सकता आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन जो विलायक होगा, जो विलायक होगा आपका वो हमेशा ठोस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो ऐसे विलयन कहलाएंगे हमारे ठोस विलयन। फिर सुने एक बार, ऐसे विलयन जहां पर विलय ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में हो परंतु विलायक केवल
ठोस अवस्था में होते हैं उन विलयनों को ठोस विलयन कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे बात आती है द्रव्य विलयन की, वो क्या होता है। द्रव्य विलयन में समझते ये हैं हम, तो द्रव हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और जो हमारा विलय होगा वो हमारा हो सकता है ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि द्रव हमेशा, वो विलायक हमेशा द्रव ही रहेगा, विलायक हमेशा द्रव ही रहेगा, तब जाके बनाएगा हमारा वो कैसा विलयन, द्रवीय विलयन। इसी प्रकार हम बात करें गैस की पोजीशन पे, तो गैसीय विलयन कब होगा, जब हमारा विलय जो हो वो हो सकता है ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो। लेकिन शर्त होगी कि हमेशा जो विलायक होगा वो हमारा गैस अवस्था में होगा। यदि हमारा विलायक हमेशा गैस अवस्था में हो तो हमेशा वो गैस विलयन बनाएगा। यदि हमारा विलायक ठोस अवस्था में है तो ठोस विलयन बनाएगा। यदि हमारा विलायक द्रव अवस्था में है तो द्रव्य विलयन बनाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मुख्यतः विलयन हमारे 3 प्रकार के थे, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। लेकिन वो डिवाइड करेंगे तो हमारे विलयन होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार से, जिनको 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा ठोस 3 प्रकार से ये है, द्रव हमारा 3 प्रकार से ये है, गैस हमारा 3 प्रकार से ये है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ठोस विलयन में ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो ठोस विलयन बनाते हैं, कौन कौन से उदाहरण है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया भी और आता रहता है। कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो कह सकता है कि बताइए ऐसा एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जहां विलय भी ठोस हो। क्वेश्चन कर सकता है वो, बताइए ऐसा कौन सा ठोस विलयन है जहां विलय, ऐसे कौन से ठोस विलयन का उदाहरण है जहां पर विलय कैसा है, ठोस है। तो याद दिलेंगे कि ठोस विलयन पूछा उसने, इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि ठोस विलयन कह दिया, इसका मतलब विलायक तो ठोस होगा ही। अब वो कह रहा है विलय ठोस है तो विलय भी क्या होगा, ठोस। यानी इस कंडीशन की बात करेंगे, जब ये कंडीशन हो जहां विलय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो समझदार हैं आप, जानते हैं वो ऐसा विलयन हमारा होता मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं तांबा, जिसको बोलते हैं हम पीतल या कांसा, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती हैं, उन्हें कहलाती है मिश्र धातु। और जो मिश्र धातु होती है वो हमारा ठोस विलयन होता है। आइए इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे उदाहरण बनाते हैं, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से बनाते हैं विलयन हमारे इस प्रकार के। इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। नमस्कार।